पाकिस्तान में जिस बाइक ने होंडा 125 की मार्केट तोड़ने की कोशिश की और जो उसमें सबसे पहला नाम आता है वो है यामाहा YBR 125। दिस इज़ मोटरसाइकिल्स एंड बैड डिसीजंस एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ राइड एंड रिव्यू। अच्छा जी, तो ये है जनाब आज की हमारी राइड 2022 यामाहा YBR ESD। यामाहा ने 4 लॉन्च किए हुए वेरिएंट्स, यामाहा YBR ESD ये वाला, YBR G जो आगे से जिसका फेंडर ज़रा ऊंचा होता है, फिर एक रेगुलर स्ट्रीट बाइक है यामाहा YB 125, उसके बाद फिर एक आता है YB 125 DX। तो ये बेसिकली इनके 4 वेरिएंट्स हैं। ये है YBR ESD 125cc इंजन के साथ आता है, 5 स्पीड ट्रांसमिशन है, 1 डाउन 4 अप, रिवर्स शिफ्ट इसको कहते हैं। इन्होंने स्पोर्टी शिफ्ट पैटर्न लिखा हुआ है। जिनका 125cc इंजन है, बेसिकली ओवरहेड कैम के साथ आता है एंड काउंटर बैलेंसर होता है इसमें। इसकी वाइब्रेशन 125cc जितने भी बाइक्स हैं उनमें आर्ग्यूबली सबसे कम वाइब्रेशन इसकी है, सबसे स्मूथ इंजन ये वाला है। इसमें बटरफ्लाई कार्ब आता है, जो रेगुलर होंडा 125 है उसमें आपको स्लाइड या नीडल कार्ब होता है। दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। रेगुलर एनालॉग मीटर है, इसमें आपको साथ गेज मिल जाती है, फ्यूल गेज और गियर इंडिकेटर। फ्रंट पे डिस्क ब्रेक है और रेयर के ऊपर आपको ड्रम मिल जाता है। फ्रंट पे आपको 2.75 18F टायर मिल जाता है, 18 इंच का अलॉय है, कास्ट आयरन। और बैक पे आपको 1990-18 का टायर मिल जाता है। तो लेट्स गो ऑन अ राइड और फिर राइड पे इसके बारे में थोड़ी और डिटेल से बात करते हैं। चलें जी, अब एक अदर राइड लेते हैं बाइक की और आई विल शेयर मेरा जो एक्सपीरियंस है और मेरे थॉट्स हैं इस बाइक के बारे में, जो मेरा ओपिनियन है। तो लेकिन सबसे पहले एक डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा इसकी जो टेक्निकल डिटेल्स हैं इसके इंजन वगैरह के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने कहा कि ये एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन है एंड इट इज़ अराउंड 124cc और सिंगल ओवरहेड कैम है। जो रेगुलर आपका 125 का इंजन होता है वो इसमें रॉकर्स होते हैं, इसमें ऊपर कैम दी हुई है और इसमें बैलेंसिंग शाफ्ट भी होती है, जिसकी वजह से इंजन खासा स्मूथ होता है। ये इसमें वाइब्रेशंस ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होती है। और एक इसकी बड़ा मज़े की बात है जो इस इंजन की, ये बेसिकली 54 mm बाई 54 mm का इंजन है। इसकी जो 4 हैंड स्ट्रोक है इसको स्क्वायर इंजन कहती हैं। ये जो इंजन होती हैं कि ये इस वजह से ज़रा हैं मशहूर भी और इनका फ़ायदा भी है। पहली बात तो ये टॉर्क और हॉर्स पावर का बैलेंस स्ट्राइक करते हैं, बीच में इनका एक होता है, क्योंकि अगर स्ट्रोक बड़ा होगा तो बाइक का टॉर्क ज़्यादा होगा, अगर बोर ज़रा बड़ा होगा, स्ट्रोक छोटा होगा तो हॉर्स पावर ज़्यादा बनाएगा बाइक। तो ये एक बैलेंस स्ट्राइक करते हैं बीच में। एंड सेकेंडली ये इस इंजन की जो इसको स्क्वायर इंजन कहते हैं, इसके एक मज़े की बात ये होती है कि आप इसको एक RPM पर रख के बड़ी देर तक इसको चला सकते हैं। इसको इतनी जल्दी कुछ होता नहीं है, बड़ा बैलेंस्ड इंजन होता है। तो ये एक इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अदरवाइज़ इसकी कंप्रेशन रेशो तकरीबन 10.1 है, 10.0 10.1 कोई ऐसी है और तकरीबन ये 10 इशारिया कुछ हॉर्स पावर बनाता है। थोड़ी सी इसमें कन्फ्यूजन है क्योंकि यामाहा वालों ने एग्जैक्ट मेंशन नहीं की हुई अपनी वेबसाइट या ब्रोशर के ऊपर। आप ज़रा पे दूसरे जो मुल्क हैं उनकी आप उठाते हो स्पेक्स वगैरह तो उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। और बाइक का ओवरऑल वेट है तकरीबन 114 kg ड्राई वेट उसका बाइक का। तो उसके हिसाब से पावर टू वेट रेशो इसकी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस्म की होगी। जहाँ तक ट्रांसमिशन की बात है, एज ए सेड 5 स्पीड ट्रांसमिशन है, स्पोर्ट्स शिफ्ट कह लें उसको और या रिवर्स शिफ्ट कह लें, जो भी आपने कहना है। 1 डाउन 4 अप। एक चीज़ जो इस बाइक में मज़े की है, जो अच्छी है, जो बहुत ज़रूरी भी है, आजकल बहुत सेल्फ स्टार्टर है, जो सेल्फ स्टार्टर बीच में दिया है।
है कि इंजन एज ए सेट बहुत स्मूथ होता है ये वाला इंजन, और बैलेंसिंग शाफ्ट के साथ है तो इसको चलाने का बहुत मज़ा है। आप इसको रेव करते जाएं उस तरीके से जो ऐसा होंडा 125 आपका मिल्क शेक बना देता है ना, ऐसी कोई इसमें फील नहीं है। बड़े इसको गियर डाउन कर रहा हूँ मैं, अप कर रहा हूँ, कोई इसको ऐसा नहीं लग रहा कि इसके इंजन पे कुछ स्ट्रेस है। ये जो है ना इसकी मुझे बड़ी चीज़ अच्छी लगती है। गियर बॉक्स भी अच्छा है, गियर बॉक्स भी जो है ना, इट्स अ ब्रांड न्यू बाइक रिलेटिवली, टोटल 1300-1350 चला हुआ है, कुछ भी नहीं होता। बहुत ही ना इसकी वो गियर शिफ्ट बहुत मज़े की हैं, बहुत रिफाइंड है आई वुड से, बड़े सेटिस्फाइंग शॉर्ट क्लिक्स हैं। हाँ, जहाँ तक इसकी हैंडलिंग का थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। हैंडलिंग इज़ नाइस, अच्छा बाइक है, मज़े का है। रिलेटिवली मुझे इसकी हैंडलिंग से रिलेटेड इसकी वो है राइड होती है, तो इसका कंफर्ट लेवल, आई वुड से कंफर्ट लेवल थोड़ा सा इसका ज़रा स्टिफ बाइक है। लेकिन वही बात, अभी थोड़ा सा नया शायद इसलिए भी है, लेकिन थोड़ा बहुत इसके ओवरऑल जो करेक्टरिस्टिक हैं इस बाइक के वो थोड़ा सा स्टिफ साइड भी है, तो ये एक चीज़ है इसमें। अदरवाइज़ वैसे उसका ये फ़ायदा भी है कि हैंडल बहुत अच्छा कर रहा है, रोड के ऊपर जो है वो फजूल किस्म का, जैसे कहते हैं ना, लहराता नहीं है बाइक, वो लहरा नहीं रहा, बड़ा मज़े से ग्रिप करके चल रहा है। ये डेफिनेटली इसकी जो हैंडलिंग है इसका एक प्लस पॉइंट है। आगे पीछे इसके कास्ट आयरन के वो हैं, अलॉयज़ हैं, और फ्रंट पे डिस्क है, पीछे ड्रम है, वो भी आपको हेल्प करती है हैंडलिंग आपने कैसे परफॉर्म करना है ब्रेक लगाने में और कॉर्नर करने में। इट प्लेज अ मेजर पार्ट, खासतौर पे अलॉय व्हील्स जो होती हैं। लेकिन ये है कि कंफर्ट थोड़ा सा मैं कहूँगा ज़रा मे भी उस तरीके का कंफर्टेबल नहीं है जैसे आप एक्सपेक्ट करें। थोड़ी सी स्टिफ सस्पेंशन होने की वजह से ज़रा कुछ थोड़ा उछल ज़रा ज़्यादा रहा है। सेकेंडली सीट इसकी घर से ओवरऑल अच्छी खासी वाइड है, विच इज़ अ गुड थिंग, लेकिन उसका मटेरियल थोड़ा सा सख्त है। लेकिन आई हैव अ फीलिंग कि ये बेसिकली इन्होंने यामाहा ने इसकी लॉन्गजेविटी की वजह से ज़रा सीट का मटेरियल सख्त रखा हुआ है, ताकि ज़ाहिर इतनी जल्दी बैठे ना, और थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग भी होती है। लेकिन अदरवाइज़ इट इज़ फाइन। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ बड़े कॉन्फिडेंस से कि जो पिछला बंदा होगा ना, जितनी वो आपका उसका कुशन थिन होता जा रहा है ना पीछे, वो वाइड तो है पिछले पिलियन के लिए, सेकंड आपके पैसेंजर के लिए, लेकिन आई वुड से कि वो जितनी स्टिफ होगी ना, वो ज़्यादा देर, कोई आधे पौने घंटे से ज़्यादा इसको बैठ नहीं सकता, तंग ही होगा बंदा। एक दो इसमें बाइक में वैसे चीज़ें चेंज हुई हुई हैं, ये कम्प्लीटली स्टॉक नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट पे छोटे एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं, क्योंकि इसकी अपनी लाइट अच्छी है, आई वुड से इतनी बुरी नहीं है। जीएस वगैरह से तो बहुत बेहतर है। जीएस 150 की स्टॉक लाइट जितनी घटिया है उतनी तो शायद ही किसी बाइक की हो। CD70 की उससे बेहतर होती है चाइना वाले। एनीवे लाइट वगैरह इसकी अपनी अच्छी है, मेरे ख्याल में कोई हंगरी की ब्रांड है कोई उसकी लाइट है, और रिफ्लेक्टर वगैरह भी अंदर अच्छा है। लेकिन एक्स्ट्रा लाइट की ज़रूरत आपको पड़ ही जाती है, तो एक्स्ट्रा इस पर लाइट्स लगी हुई हैं। सेकंड जो इसमें एक किस्म की जो इसकी एक टेक्निकल चीज़ है जो चेंज हुई है, वो इसकी फ्रंट की स्प्रॉकेट है। इसमें आती है स्प्रॉकेट और चेंज आती है 428 की, 428 नंबर, 428H होती है। तो जिनका ये बाइक है उन्होंने इसका जो फ्रंट वाली स्प्रॉकेट है, वैसे इसमें 14 टीथ होती है, उन्होंने 13 टीथ डाली हुई है। उनका ये कहना था कि 14 टीथ जो थी वो कैसे मेरा वेट और हाइट की वजह से मुझे ऐसा लगता था कि बाइक जो है ज़रा उसमें टॉर्क इतना नहीं है जितना उसको बनाना चाहिए। उन्होंने फिर उसकी थोड़ी सी उसकी ड्राइव की जो है रेशोस चेंज की हुई है, जिससे थोड़ा सा टॉर्क ज़्यादा है, तकरीबन 800 आरपीएम का फ़र्क पड़ जाता है, आपका आरपीएम उठ जाता है। ये यानी नॉर्मल बात है, ऐसा होगा जब आप गिरारी इस तरीके से आगे पीछे करते हैं। कुछ बाइक्स में ज़्यादा आरपीएम का फ़र्क पड़ता है, कुछ में फ़र्क पड़ता है। इसमें तकरीबन 700-800 का फ़र्क है आरपीएम का। आरपीएम थोड़े से उसने उठा दिए हैं बाइक ने, लेकिन ये है कि जो आपको फ़ौरन जो इंस्टेंट थोड़ा सा टॉर्क एक्स्ट्रा मिल जाता है उसका फ़ायदा होता है। नुकसान ये है कि जो आपकी हाई एंड परफॉर्मेंस है, फुल जो जब आप उसको थ्रॉटल देते हैं वाइड ओपन थ्रॉटल पे, उस पर थोड़ा सा वो आई वुड से कि लैग करती है टॉप एंड परफॉर्मेंस उसकी ना, क्योंकि बहुत जल्दी आरपीएम अचीव हो जाता है।
और गियर उसका रिस्ट्रिक्टिव होता है, वो फॉर एग्ज़ाम्पल 80 पे जाके फंस जाएगा, लेकिन आरपीएम फुल 9000 10,000 पे, इसकी 10,000 पे इसकी रेड लाइन है, तो वो 8,000 9,000 और 10,000 के ऊपर बाउंस कर रहा होता है आरपीएम। एंड थर्ड एक और चीज़ मुझे भी याद है, इसका एग्जॉस्ट चेंज हुआ है। जो इसका जेन्युइन एग्जॉस्ट आता है वो खासा ज़रा अजीब से उसकी फटफटी सी आवाज़ थी, तो वो जो इसके ओनर हैं उन्होंने वो चेंज किया हुआ है। उन्होंने जो क्रोम वाले एग्जॉस्ट आते थे वो वाला इसमें इंस्टॉल किया हुआ है, तो उसकी वजह से चलाने में बहुत मज़े का है। वुड से बड़ी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। जब ये शुरू में बाइक आए थे लोगों को यही इसके साथ मसला था कि जी खामोश बहुत है और भागता इतना नहीं है। तो फिर यामाहा ने पाकिस्तान में ये किया था कि इसमें वो काले वाला एग्जॉस्ट दिया था जो थोड़ा सा ज़रा उसकी रिस्ट्रिक्शन कम होती है, ज़रा अनरिस्ट्रिक्टिव होता है, जिसकी वजह से आवाज़ उसकी ज़रा ज़्यादा होती है, क्योंकि हम लोगों को साउंड बहुत पसंद है ना, हम साउंड के पीछे भागते हैं। एंड सेकेंडली उन्होंने इसके जेट्स चेंज किए थे कार्बोरेटर के। इसमें बटरफ्लाई कार्बोरेटर आता है, जो 125 वगैरह होती हैं, या GR 150 है, उसके अंदर स्लाइड कार्बोरेटर होता है। तो इसके अंदर GS 150 के अंदर और यामाहास के अंदर आपको वो मिल जाता है, बटरफ्लाई कार्बोरेटर मिल जाता है। दोनों के करैक्टरिस्टिक में थोड़ा सा फ़र्क होता है, ये ज़रा स्मूथ होता है, वो थोड़ा सा अब्रप्ट होता है। दोनों के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ डाउन साइड्स हैं, लेकिन वो किसी और अलग वीडियो में बनाएंगे इंशाल्लाह। बाय द वे एक मज़े की बात, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि टेक्निकली जो आपका YBR-G है, विच इज़ सपोज टू बी ऑफ रोड वर्जन, जो कि ऑफ रोड है नहीं भाइयों, यार बेचारे को माफ़ कर दो, मासूम सा बाइक है, लेकिन बस एक यामाहा ने एक अपना इमेज बनाया हुआ है कि वो ऑफ रोड वर्जन है। तो उसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। जो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ व्हील बेस से। इसका जो व्हील बेस है, एज़ फार आई रिमेंबर, मेरे ख्याल में 1285 है, 1285, जबकि जो YBR-G है उसकी 1295 है। तो 10 mm का फ़र्क है, और वो 10 mm इससे ज़रा उसकी व्हील बेस लंबी है। सेकेंडली सीट हाइट का फ़र्क है दोनों की। इसकी सीट हाइट है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, 775 mm, जबकि उसकी जो सीट हाइट है वो 785 mm है। 10 mm का उधर भी फ़र्क है। उसी तरह जो ओवरऑल लेंथ है उसमें भी फ़र्क है, ये 1975 है वो, जबकि उसकी ओवरऑल लेंथ 1990 है। ठीक ठाक फ़र्क है। तो इस तरीके से ना इन बाइक्स में थोड़ा सा फ़र्क है। जो बेसिकली जो फ्रंट सस्पेंशन है ना, उसकी वजह से मामूली सा ना इसमें फ़र्क आ गया है। फ्रंट पे इसके आपको मिल जाता है 2.75 18 इंच का टायर, जबकि पीछे इसके आता है 90-90-18 का टायर। ओवरऑल इसके जो इकोनॉमिक्स हैं, बाइक की आपने शेप वैसे तो देख ही ली है, स्पोर्टी सा है, जिस तरीके से इसकी फ्रंट हेडलाइट और कावल है, इस तरीके से साइडों पे टैंक के फेंडर निकले हुए हैं, सीट पीछे से जैसे उठी हुई है, तो ज़रा स्पोर्टी से इसकी हैं। जो उसकी ओवरऑल इकोनॉमिक्स है बाइक की, दे आर रिलेटिवली मॉडर्न, टिपिकल जो स्ट्रीट बाइक होता है पाकिस्तानी। होंडा 125 CD70 उस तरह की ऑफ कोर्स नहीं है। हैंडल बार आप देख सकते हैं जैसा है, और तकरीबन हैंडल बार की 28 इंचेस है इसकी ओवरऑल जो लेंथ है फ्रॉम वन एंड टू अनदर। तो ज़रा शॉर्ट है बहुत, आप आर्म्स वाइड करके नहीं बैठते, तो ज़रा कंफर्टेबल है वुड से। ऐसा नहीं है लग रहा है कि आप तंग हो रहे हैं। मेरी जो सीटिंग पोजीशन है बड़ी यानी न्यूट्रल सी है, ना बहुत आगे हूँ ना मैं बहुत ज़्यादा पीछे हूँ, ऑलमोस्ट अपराइट बैठा हूँ। और जब आगे से विंड का प्रेशर पड़ता है तकरीबन 80-90 की स्पीड पे, तो ऐसा नहीं लगता कि आप जो है आपको पकड़ के बैठना पड़ रहा है। तो सीट के मसले में जिस किस्म की सीट की इसकी डिज़ाइन है, और जैसे वो पीछे से उठी हुई है, और जैसे हैंडल है, उस आपको जो है राइडिंग हाई स्पीड पे भी कंफर्टेबल है रिलेटिवली। फ्यूल टैंक तकरीबन 13 लीटर आता है, रेगुलर आप इसमें डाल सकते हैं, कोई आपको हाई ऑक्टेन वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल में राइड काफ़ी है, लेकिन ये है सवाल ये पैदा होता है कि ये बाइक किस किस्म के बंदे के लिए है, कौन इसको चलाएगा। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसी इसकी सीट वगैरह है, जैसी इसकी फ्रंट टैंक उठा हुआ, फ्रंट पे स्पोर्टी लुक है, प्रीटी ऑब्वियस ये टिपिकल जिसे फैमिली बाइक आ जाता है, जिसमें आप 2 बच्चे आगे बिठाते हैं, पीछे बच्चों की माँ बिठाते हैं, उसकी गोद में 2 बच्चे बिठाते हैं, साइडों पे आप लिफाफे टांगते हैं, फ्रंट पे आपने वो इंजन गार्ड, सेफ गार्ड, आलू स्टैंड जो कुछ भी होता है वो लगाया होता है, जिस पे आपने अलग ग्रोसरी टांगी हुई होती है। ये वो बाइक तो नहीं है।
तो ये उस बंदे के लिए भी नहीं है। थोड़ा सा ये ज़रा मॉडर्न बाइक है, इसकी लुक मॉडर्न है, इसकी फील मॉडर्न है, इसकी फिर ज़ाहिर है जो यूटिलिटी है वो चेंज हो गई है। बेसिकली लोगों को होंडा 125 इसलिए पसंद है क्योंकि वो भागता भी है जितना अगर वो भाग सकता है, जो बेचारा 125 सीसी एक बाइक भाग सकता है। सेकेंडली वो ये सारे काम भी कर सकता है जो लोग करना चाहते हैं। अपने बच्चों को स्कूल भी छोड़ने जा सकता है आप उस पर, आप अपनी वालदा को लेके शॉपिंग करने भी जा सकती हैं। वो सारे काम करता है, भाग भी लेता है, और वो जो टिपिकल डोमेस्टिक एक पेट होता है वो भी है। जबकि ये थोड़ा सा इसके ज़रा नखरे हैं। इसकी ऑफ कोर्स फिर मेंटेनेंस भी महंगी है, और फिर इसमें थोड़ी सी लिमिटेशन भी है इसके यूजेज की। इस वजह से ना ये थोड़ी सी कह लें कि ज़रा जो बायर इसका होता है लेने वाला, उसकी वो वाली नीड्स नहीं होती हैं जो एक ज़्यादातर पाकिस्तानियों की होती है। इस वजह से ये थोड़ा सा लिमिटेड लोगों के पास भी है, और लिमिटेड जो शौकीन लोगों के पास है वो से। और यामा ने ज़ाहिर है वो दूसरे बाइक्स निकाले हुए हैं, YBZ वगैरह, वो इसी काम के लिए कि आप उस पर अपने बीवी बच्चों को भी लेके फिरें, भगा भी लें थोड़ा ज़रा अच्छे तरीके से, उसकी ज़रा राइड वगैरह टिपिकल होंडा 125 से या चाइनीज़ 125 बाइकों से बहुत बेहतर है। बट स्टिल ये वाला बाइक जो है उस मकसद के लिए नहीं है। अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव और नेगेटिव्स की, मॉडर्न बाइक है, डिफाइंड है, अच्छा चलता है, सेफ्टी फीचर्स हैं, बेसिक जो कुछ फीचर्स हैं वो हैं बीच में, जैसे गियर इंडिकेटर हो गया, आपको फ्यूल टैंक का जो है इंडिकेटर हो गया वो मिल जाती हैं, अच्छी लाइट्स हैं, ये इसके पॉजिटिव्स हैं। चलाने में बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है रिलेटिवली, हैंडलिंग और ग्रिप अच्छी है, ये सारे इसके पॉजिटिव्स हैं। नेगेटिव्स इसके अगर बात करें तो वो भी हैं, वही बात, ख़ास एक छोटी नीश मार्केट के लिए हर बंदे वो नहीं इसको रख के चला सकता, हर किसी के काम नहीं आएगा। मेंटेनेंस एक्सपेंसिव है, ये लाइट टूट गई मेरे ख्याल में कोई 6-7 हज़ार 10 हज़ार रुपये की तो फ्रंट पे लाइट होनी है, तो कौन बेचारा छुड़वा के डालता रहेगा। चीज़ों के इंजन रीबिल्ड खुदा खासा करना पड़ गया, अलग समझ आनी है। तो इस वजह से इसकी फिर जो अपकीप है वो एक्सपेंसिव है, ये थोड़ी सी इसकी डाउन साइड है। और ये भी पॉसिबल है कि आपको हर जगह इसके पार्ट्स ना मिलें ज़रा, यानी आप बड़े शहरों से बाहर निकलें ना, आप पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची से बाहर निकलें, छोटे शहरों की तरफ आएँ तो मसले पड़ जाते होते हैं। तो ये इसका एक है मसले मसाइल। फिर प्राइस भी थोड़ी सी इसकी ज़्यादा है, ज़ाहिर है अच्छी प्रोडक्ट है, उन्होंने प्राइस लेनी है, हर किसी की उसमें रेंज में नहीं आता। 466 का है बाइक ये वाला। तो ये चीज़ फिर लोग इसको देखते हैं, उनके जहन में होती है बात। लेकिन फाइनली मैं बस ये कहूँगा कि जो मुझे थोड़ा सा इस बाइक के साथ पर्सनली मेरा ओपिनियन है, जो गाइस कैन ऑफ कोर्स डिसएग्री फॉर वट एवर रीज़न, ये इतना रिफाइंड और इतना यानी कहूँगा मैं अच्छा बाइक है कि ये ऑलमोस्ट इसमें ना वो उसकी मेरे नज़र में उसकी नेगेटिव बन गई है ये बात। फॉर वट एवर रीज़न मुझे इसमें वो वाला एक थ्रिल नहीं मिलता जो मैं बाइक से बंदा एक्सपेक्ट करता है। हर चीज़ इतनी स्मूथ और अच्छी, और बाइक से एक्सपेक्ट किया जाता है ना कि थोड़ा सा वो एग्रेसिव होगा, तो एक जो उसमें आपको एक थ्रिल फील होती है, वो फॉर वट एवर रीज़न आई डोंट नो इसमें मुझे उस तरीके से चलाने में फ़ील नहीं होती। आपको लगता है कि मे बी इट इज़ नॉट फॉर मी, आई डोंट नो, ये बस मेरी एक पर्सनल फीलिंग है। ऑफ कोर्स हर किसी का अपना अपना ओपिनियन और पॉइंट ऑफ व्यू होता है। पर्सनली आई फील कि मे बी इट इज़ way too refined, if there is any such thing being way too refined. लेकिन अगर ये कोई ऐसा बंदा लेना चाहता है जो उसको ले स्टार्ट करे, सफ़र करे सारा दिन, घर ला के खड़ा करते विदाउट एनी वरी टेंशन, मेरे ख्याल में उसके लिए बेहतरीन बाइक है। कंफर्टेबल, अच्छा, रिलायबल, रिफाइंड, खूबसूरत, आर्ग्यूबली वैसे तो ब्यूटी सब्जेक्टिव, लेकिन आई थिंक इट्स अ गुड लुकिंग बाइक, उसके लिए बाइक बहुत अच्छा है। लेकिन अगर थोड़ा सा आपने थ्रिल कहीं पर लेना है तो मे भी ये बाइक आपके लिए शायद ना हो। आई एम जस्ट सेइंग, मे भी जो YBR-G है वो उसमें जो उन्होंने उसके साथ कम से कम लोगों के दिमागों में बैठा हुआ है कि वो ऑफ रोडिंग बाइक है, इवन तो कि वो नहीं है, लेकिन शायद उसमें थोड़ा सा थ्रिल लेवल ज़रा ज़्यादा हो। ये ज़्यादा ही ना कोई ज़रा सिविलाइज्ड फील होता है।
एनीवे ये जस्ट मेरे जहन में एक चीज़ थी, बात शेयर करना चाहता था। अदरवाइज़ इट्स अ गुड बाइक, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आई वुड से गो फॉर इट। अपनी रिक्वायरमेंट्स देख लें आपकी किस किस्म की हैं, खुद इंजॉय करना है, चलाना है, आप ऑफिस आते जाते हैं या आप वैसे उम्र की उस स्टेज में जहाँ पे आपको एक अच्छा कंफर्टेबल बाइक चाहिए तो, लेकिन आपकी कोई इस किस्म की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छा ऑप्शन है। दिस इज़ समथिंग विच विल ऑलवेज वर्क, आपको धोखा नहीं देगा, चलता रहेगा और अच्छे तरीके से चलेगा। सो दिस इज़ प्रिटी मच इट फॉर दिस एपिसोड ऑफ राइड एंड रिव्यू। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।